हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है। हम जैसा कि आप जानते हैं मुद्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। पूर्व के अध्यायों में हमने मुद्रा के कार्य, महत्व, मुद्रा की परिभाषा, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा क्या रोल करती है, ग्रेशम का नियम पढ़ा, मुद्रा का महत्व पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मौद्रिक मान या मॉनेटरी स्टैंडर्ड, जिसमें हम देखेंगे कि एक देश जो होता है वो अपनी मुद्रा को किस प्रकार प्रचलन में लाता है, और प्रचलन में लाने के लिए उस मुद्रा के पीछे क्या उस देश को कोई कोष रखना पड़ता है या कोई धातु रखनी पड़ती है, स्वर्ण कोष रखना पड़ता है या क्या रखना पड़ता है। यानी उस देश का जो मौद्रिक वो जो मुद्रा चलाई गई है उसका मान या स्टैंडर्ड क्या है, किस स्टैंडर्ड पर उसने अपनी मुद्रा चलाई है। देखते हैं मौद्रिक मान, मॉनेटरी स्टैंडर्ड। मौद्रिक मान का सरल अर्थ यह है कि एक देश अपनी मानक मुद्रा जैसे अमेरिका की डॉलर, जापान का येन और भारत का रुपया को किस वस्तु के स्थिर मूल्य के साथ जोड़कर रखता है। यानी एक देश जो अपनी मुद्रा प्रचलन में लाता है वो किसी वस्तु के फिक्स्ड प्राइस यानी स्थिर मूल्य के साथ उसको जोड़कर रखता है। ये मौद्रिक मान का अर्थ होता है। यदि वह स्वर्ण से जोड़ता है तो उसे स्वर्ण मान कहते हैं। यदि रजत से अपनी मुद्रा को जोड़ेगा तो रजत मान कहेंगे। यदि सोना और रजत या चांदी दोनों से अपनी मुद्रा को जोड़ेगा तो उसे द्विधातु मान कहेंगे। और किसी भी धातु से यदि वो अपनी मुद्रा को नहीं जोड़ता है तो उसे कागजी मान कहेंगे। यानी कागज के रूप में वो अपनी मुद्रा का प्रचलन करता है, लेकिन उसने किसी वस्तु के साथ उसको नहीं जोड़ा है। देखते हैं के.पी. केंट के अनुसार मौद्रिक मान के क्षेत्र में केवल उसके मूल्य का मापक ही शामिल नहीं है, बल्कि मौद्रिक किस्म के अन्य सभी नियम और व्यवस्थाएं भी शामिल होती। यानी इसके अंतर्गत जब हम मौद्रिक मान की बात करते हैं तो मूल्य का मापन ही इसमें शामिल नहीं है जो मुद्रा का प्रमुख कार्य है, बल्कि उस मुद्रा को निकालने के लिए नियम और क्या व्यवस्थाएं की गई है वो सभी उसमें शामिल होती है। यानी मुद्रा किस प्रकार से निकाली जाए, कितनी निकाली जाए, उसकी व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ये सभी मौद्रिक मान में शामिल होती। अतः एक मौद्रिक मान को एक मौद्रिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मूल्य के एक विशिष्ट मान पर आधारित होती है। यानी मौद्रिक मान का मतलब एक मौद्रिक व्यवस्था है जो किसी देश में प्रचलन में होती है। इस प्रकार मौद्रिक मान के विस्तृत रूप में इसके मूल्य के मापक के अलावा मौद्रिक व्यवस्था के कानून, कायदे और तौर तरीके भी शामिल होते हैं। यानी मुद्रा तो शामिल है ही मौद्रिक मान में, उसके अलावा उस मौद्रिक व्यवस्था को बनाने के लिए जो कानून सरकार ने बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, तौर तरीके बनाए हैं, वो भी इस मौद्रिक मान में शामिल होते हैं। जैसे कागजी मुद्रा कैसे निकाली जाएगी, सिक्के, बैंक नोट कैसे चलाए जाएंगे, कीमती धातुओं का क्रय विक्रय कैसे किया जाएगा आदि। किसी एक देश में जो मौद्रिक मान अपनाया जाता है उसमें क्या क्या अच्छे गुण होने चाहिए उसके बारे में हमें देखते हैं। एक उत्तम मौद्रिक मान के गुण। पहला है जो मुद्रा व्यवस्था अपनाई जाती है किसी देश में उसमें जनता का विश्वास होना चाहिए। यानी जनता उस मौद्रिक व्यवस्था में विश्वास करे। यदि जनता विश्वास नहीं करती तो मौद्रिक मान अधिक प्रचलन में नहीं रह पाता। दूसरा, उसमें लोच होनी चाहिए। जो मौद्रिक व्यवस्था अपनाई जाए उसमें लोच होनी चाहिए। तीसरा, सामान्य स्वीकृति होनी चाहिए। सामान्य स्वीकृति के बारे में हमने पूर्व में पढ़ा था। मुद्रा की जो परिभाषा पढ़ी थी, सामान्य स्वीकृति। सामान्य स्वीकृति का मतलब है सभी लोग को स्वीकार्य होनी चाहिए। जो भी मौद्रिक व्यवस्था या मौद्रिक मान देश में चलाया जाता है उसमें सामान्य स्वीकृति होनी चाहिए। चौथा, मूल्य स्थिरता और विनिमय दर की स्थिरता का गुण उसमें होना चाहिए। यानी ऐसी मौद्रिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो और विनिमय दरों में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। उसमें स्थिरता लाने का गुण होना चाहिए। ऐसी मौद्रिक व्यवस्था अपनानी जानी चाहिए, क्योंकि यदि मूल्य में उतार चढ़ाव होगा और विनिमय दरों में अस्थिर रूप से उतार चढ़ाव होंगे तो उस मौद्रिक मान में लोगों का विश्वास उठ जाएगा और वो अधिक समय तक प्रचलन में नहीं रहेगी, या मौद्रिक व्यवस्था जो है अधिक समय तक प्रचलन में नहीं रहेगी। पांचवा है निर्गम की लागत कम होनी चाहिए। निर्गम का मतलब है जो भी मुद्रा निकाली जाती है, यानी जो नोट निकाले जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, उसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए ताकि मितव्ययता का उसमें पालन हो सके। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले
जो मुद्रा का प्रारंभ हुआ था हमने पढ़ा था, जिसमें वस्तु के रूप में मुद्रा प्रचलन में थी। जानवरों की खालें, अनाज और उसी प्रकार की वस्तुएं जो आपस में विनिमय की जा सकती थी। उसके पश्चात जब समाजों का विकास हुआ या राज्यों का हम देखते हैं, जब विकास हुआ तो जो सिक्के डाले जाने लगे वह सोने के सिक्के थे। तो सोने के सिक्के के कारण सबसे पहले जो मौद्रिक मान अपनाया गया था वो था स्वर्ण मान, गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी जिसमें सोने के सिक्के निकाले जाते थे, सोने के सिक्के डाले जाते थे। तो सबसे पहले जो मान देखते हैं मुद्रा का मान, यानी जो सिक्के जो थे वो मुद्रा का कार्य कर रहे थे, सोने के सिक्के जो मुद्रा का कार्य कर रहे थे, स्वर्ण मान। सर्वप्रथम 1821 में स्वर्ण मान को ग्रेट ब्रिटेन में अपनाया गया, बाद में पुर्तगाल, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों द्वारा भी अपनाया गया था। तो सबसे पहले 1821 में जो है ग्रेट ब्रिटेन में अपनाया गया। यूरोपीय देशों में मुख्य रूप से स्वर्ण मान ये प्रारंभिक रूप से अपनाया गया था। अमेरिका में, यूएसए में स्वर्ण मान 1900 से 1933 के बीच अपनाया गया, यानी 33 वर्षों तक वहाँ स्वर्णमान रहा था अमेरिका में। अधिकांश देशों ने 1914 में इसका परित्याग कर दिया था, क्योंकि स्वर्णमान जो था उसका जो सोने के सिक्का, स्वर्णमान में सोने के सिक्के चलते हैं और सोने के सिक्के पर जो अंकित मूल्य होता है वो सोने के धातु, जिस धातु से सोना सिक्का बनाएगा उस धातु से कम हो जाता है, तो उसका जो है वो विनिमय दर स्थिर नहीं रह पाती। लोग उस सोने के सिक्के को अपने पास या गलाकर उसको बेचना प्रारंभ कर देते, जैसा कि ग्रेशम के नियम में बताया था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो स्वर्णमान विभिन्न देशों ने अपनाया था, लेकिन उसको शीघ्र ही परित्याग उसका कर दिया गया। अधिकांश देशों ने 1914 में इसका परित्याग कर दिया। देखते हैं प्रोफेसर R.G. हॉटरे। स्वर्णमान की आधारशिला इस रूप में होती है कि इसके अंतर्गत मौद्रिक इकाई का मूल्य स्वर्ण के मूल्य से बांध दिया जाता है और इसके लिए स्वर्ण की कीमत निर्धारित की जाती है। यानी जो स्वर्णमान में जो सिक्के चलाए जाते हैं उसकी जो मॉनेटरी यूनिट होती है, यानी मौद्रिक इकाई का मूल्य, यानी एक जैसे सोने का सिक्का निकाला उसमें जैसे 50 रुपये उसका मूल्य है, तो उसको 50 रुपये सोने के मूल्य के साथ बांध दिया जाता है। जो उसमें धातु इस्तेमाल होगी उसका मूल्य भी 50 रुपये सोने के बराबर होगा और इसके लिए स्वर्ण की कीमत निर्धारित की जाती है। यानी उस पर अंकित मूल्य भी 50 रुपये और जो सोने का मूल्य है वो भी 50 रुपये रखा जाता है और सोने की कीमत भी इसके लिए निर्धारित की जाती है। यानी दो कार्य किए जाते हैं, एक तो मौद्रिक इकाई की कीमत निर्धारित करना, दूसरा सोने की कीमत निर्धारित करना, ताकि दोनों की कीमत को निर्धारित करने से फ़ायदा ये होगा कि जो अंकित मूल्य है और जो सोने का मूल्य है जो धातु में है वो दोनों समान रहने चाहिए। स्वर्णमान के रूप के अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन कौन से स्वर्णमान के रूप प्रचलित रहे हैं। पहला है स्वर्ण चलन मान या गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, जिसमें सोने के सिक्के चला करते थे। चलन का मतलब है जो दैनिक लेन देन में जो मुद्रा काम में आती, चलन में आती, सोने के सिक्के जो काम में आते थे वो चलन मान, स्वर्ण चलन मान। ये सर्वाधिक प्राचीन मान है। प्रथम महायुद्ध के पूर्व इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि ने इसे अपनाया था। प्रथम महायुद्ध से पूर्व, क्योंकि फर्स्ट जो वर्ल्ड वार था वो 1914 से प्रारंभ 1914 तक रहा था और अधिकांश देशों ने 1914 में इसको त्याग दिया था। तो प्रथम महायुद्ध के पूर्व इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि ने इसे अपनाया था। इंग्लैंड की प्रमुख मुद्रा उस समय सॉवरेन थी, यानी सॉवरेन सार्वभौमिक मुद्रा थी, क्योंकि सबसे पहले इंग्लैंड ने इसे अपनाया था तो इंग्लैंड की मुद्रा में सबसे ज़्यादा उसका मूल्य था, तो उसकी मुद्रा सार्वभौमिक या सॉवरेन थी। क्राउथर ने इसे पूर्ण स्वर्णमान कहा है। एक विद्वान क्राउथर ने जो स्वर्ण चलनमान अपनाया था उसे पूर्ण स्वर्णमान कहा है। इससे कट्टर मान, परंपरागत मान भी कहा जाता है, यानी कट्टर मान और स्वर्ण परंपरागत मान भी इसे कहा जाता है। अब ये जो स्वर्ण चलनमान अपनाया गया था, इसकी जो मौद्रिक व्यवस्था थी या मुद्रा मान था, इसके अंतर्गत क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता है कि सोने का सिक्का चलन में विधान से भार निश्चित किया गया था। सोने का सिक्का चलन में था और उस सिक्के का जो भार था वो विधान या कानून द्वारा निश्चित किया
गया था। दूसरा था अंकित मूल्य बराबर वास्तविक मूल्य था, यानी जो उस पर अंकित मूल्य ऐसा कभी बताया है तो बराबर वास्तविक मूल्य, जो धातु का वास्तविक मूल्य उसके बराबर था। तीसरा है इसका स्वतंत्र टंकण होता था। स्वतंत्र टंकण का मतलब है कि स्वतंत्र रूप से इसको कोई भी व्यक्ति सरकारी टकसाल में जाकर अपनी सोना देकर और सिक्के को ढलवा सकता था। असीमित विधिग्राह होते थे। असीमित विधिग्राह का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कानूनी मान्यता थी। असीमित, सीमित नहीं, असीमित विधिग्राह ना, ये सभी के द्वारा सामान्य रूप से बिना किसी संकोच के ग्रहण किए जाते थे, विनिमय लेन देन में या बाजार में संचालन में। तीसरा है स्वर्ण को बचाने हेतु स्वर्ण तथा सांकेतिक सिक्का दोनों चलते थे, यानी स्वर्ण के ज़्यादा, क्योंकि स्वर्ण के सिक्के यदि ज़्यादा चलाया जाए तो स्वर्ण की ज़्यादा खपत होगी, इसलिए सांकेतिक सिक्के भी इसके साथ चलाए गए थे, जिसमें केवल अंकित मूल्य था और स्वर्ण का मूल्य उसमें कम था या बिल्कुल नहीं था। यानी स्वर्ण का सिक्का भी चल रहा था और सांकेतिक सिक्का दोनों चलन में थे। चौथा था सरकारी अधिकृत मौद्रिक संस्था स्वर्ण का क्रय विक्रय कर सकती थी, यानी जो स्वर्ण का क्रय विक्रय था वो मौद्रिक संस्था ही कर सकती थी और उसको सरकार ने अधिकृत कर रखा था। स्वर्ण आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं था, यानी ऐसा कोई प्रतिबंध आयात और निर्यात पर नहीं लगाया गया था, ना स्वतंत्र रूप से स्वर्ण का आयात और निर्यात किया जा सकता था। इस मुद्रामान को अपनाने के लिए, क्योंकि सोने के सिक्के ढलते थे तो स्वर्ण कोष रखना पड़ता था। तो ये मुख्य विशेषताएं स्वर्णमान की। इस प्रणाली की सरलता के कारण प्रोफेसर कैनन इसे मूर्ख सिद्ध और मक्कार सिद्ध प्रणाली कहा है, यानी काफ़ी सरल प्रणाली है, तो इसको इन्होंने इसको कहा है प्रोफेसर कैनन ने। लेकिन इस प्रणाली का सबसे बड़ा जो दोष यह था कि स्वर्ण का अपव्यय इसका सबसे बड़ा दोष था। यह मान केवल अच्छे समय का साथी था, यानी अच्छे समय में जब देश में कोई विकट परिस्थितियां नहीं है, कोई समस्याएं ज़्यादा नहीं है, तब स्वर्ण के सिक्के का जो ये मान था वो अच्छे समय का साथी कहलाता था। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां हो जाती थी तो स्वर्ण के जो स्वर्णमान था उसमें लोग स्वर्ण के रूप में अपने पास सोना इकट्ठा करने लग जाते थे और स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाते थे। तो ये इसमें सबसे बड़ा दोष था। और स्वर्ण का अपव्यय भी इसमें होता था, यानी बहुत ज़्यादा सोने की आवश्यकता थी सोने के सिक्कों को ढालने के लिए। तो ये इसका एक सबसे बड़ा दोष था। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इस अविस्फीति की ओर अधिक झुकाव वाला बताया ने। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती है कि इस स्वर्णमान के कारण मंदी की स्थिति उत्पन्न होती, क्योंकि जो सोने के सिक्के होते हैं वो प्रचलन में होते होते किसी कुछ व्यक्तियों के हाथों में सीमित हो जाते हैं और अधिकांश जो जनता रहती है उनके हाथों में क्रय शक्ति उतनी नहीं रहती, या सांकेतिक सिक्के रह जाते हैं, जिससे वो वस्तुओं की मांग नहीं कर पाते और मंदी या अविस्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। आलोचकों के अनुसार कीमत स्थिरता विदेशी विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखने हेतु व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली कम असुविधाजनक है। आलोचकों ने यह भी कहा है कि इसके द्वारा कीमत स्तर में और विदेशी विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना संभव नहीं है। तो पहला आपने देखा स्वर्ण चलन मान, यानी स्वर्णमान का जो रूप था उसमें देखा स्वर्ण चलन मान। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो रूप है स्वर्ण धातु मान जिसको कहते हैं। स्वर्ण धातु मान, यानी इसमें धातु तो सोने की थी लेकिन सिक्के जो थे वो पत्र मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा में चलने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात स्वर्ण चलनमान को संशोधित रूप में अपनाया गया, यानी प्रथम विश्व युद्ध तक तो स्वर्ण चलनमान था, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद था स्वर्ण धातुमान, जिसे स्वर्ण धातुमान या स्वर्ण पिंडमान, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड भी कहते हैं। इसमें पत्र मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा ही चलन में रखी गई, यानी सोने के सिक्के इसमें चलन में नहीं रखे गए, केवल कागजी मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा ही इसमें चलन में रखी गई। परंतु इन मुद्राओं का मूल्य सोने के निश्चित रूप में निर्धारित कर दिया गया। इन मुद्राओं पर जो मूल्य अंकित था, यानी किसी पत्र मुद्रा या कागज की मुद्रा पर यदि 100 रुपये अंकित है तो वह व्यक्ति उस 100 रुपये को सरकार को देकर 100 रुपये का सोना ले सकता था। तो उसका जो मूल्य था, इस मुद्रा का मूल्य सोने के निश्चित रूप में निर्धारित कर दिया गया और उन्हें नियमित वजन के स्वर्ण छड़ों में परिवर्तनीय कर दिया गया। यानी जैसा कहीं बताया कि 100 रुपये, यदि कोई व्यक्ति 100 रुपये का सोना सरकार से लेना चाहता है तो उसे निश्चित वजन की स्वर्ण छड़, यानी एक छड़ इस प्रकार की या एक इस प्रकार का दी जाती थी छड़ी जिसको कह सकते हैं, छोटी छड़
जो उसको दे दी जाती थी 100 रुपये के बराबर। तो निश्चित वजन की स्वर्ण छड़ों में इसको परिवर्तनीय कर दिया गया। इंग्लैंड ने इसे 1925 में तथा भारत ने इसे 1927 में अपनाया था। क्योंकि सभी देशों ने स्वर्ण चलनमान त्याग दिया था, अतः इसके पश्चात फिर इंग्लैंड ने इसे 1925 में और भारत ने इसे 1927 में अपनाया तथा 1931 में इसे त्याग दिया। यानी दूसरे विश्व युद्ध से पहले ये त्याग दिया गया। फ्रांस द्वारा भी ये 1918 में अपनाया गया और 1936 में त्याग दिया गया। फ्रांस ने भी इसे 18 में अपनाया, 36 में त्याग दिया। तो ये भी कुछ समय के लिए प्रचलन में रहा इसके स्वर्ण धातुमान। इसके बाद देखते हैं स्वर्ण विनिमयमान, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। उसके अंतर्गत कम सोने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि एक देश अपनी करेंसी को प्रत्यक्षतः सोने में नहीं बदलता बल्कि किसी दूसरे देश की करेंसी में बदल सकता था, जो स्वयं सोने के सिक्का मान या स्वर्ण धातुमान पर होता था। यानी इसमें ये व्यवस्था अपनाई गई थी कि यदि 2 या 3 देश है या 4 जो देश है वो अपनी जो मुद्रा निकालेंगे, कागजी मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा जो भी निकालेंगे, वो स्वर्ण मान या स्वर्ण धातु मान पर आधारित होगी। तो इसमें जो विदेशी व्यापार के अंतर्गत एक देश जो होता था वो अपनी करेंसी को उसको दूसरे देश को दे सकता था और उसे सोने में बदलने की आवश्यकता नहीं थी। यानी करेंसियों का आपस में विनिमय होने लगा। जो करेंसियाँ या जो कागजी नोट आपस में विनिमय दर पर आधारित आपस में बदले जाने लगे। तो इसे स्वर्ण विनिमय मान, क्योंकि स्वर्ण इस विनिमय का जो आधार था या जो मान था वो स्वर्ण था, इसलिए इसको स्वर्ण विनिमय मान कहा गया। सोना विनिमय का माध्यम नहीं बनता। ये स्वर्ण मान भारत में 1898 से 1913 के बीच में अपनाया गया। यानी स्वर्ण मान जो था वो भारत में 1898 से 1913 के बीच में यह अपनाया गया था। 1 शिलिंग बराबर 4 पेंस के अनुपात से परिवर्तनीय होते थे। यानी ये इसका जो स्वर्णमान था उसका जो परिवर्तनीय दर थी या विनिमय दर थी वो 1 शिलिंग बराबर 4 पेंस के अनुपात से होती थी। इस पद्धति में सोने का स्वतंत्र आयात निर्यात नहीं हो सकता था। यानी इस पद्धति में सोने का आयात निर्यात स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता था, जैसा कि हमने स्वर्ण चलनमान में देखा था फर्स्ट वाले में कि इसमें सोने का आयात निर्यात स्वतंत्र रूप से हो सकता था। इसमें सोने का आयात निर्यात नहीं होता था, क्योंकि मुद्रा से ही एक देश दूसरे देश की मुद्रा से ही आपस में विनिमय कर सकते थे और वस्तु और सेवाओं को क्रय विक्रय कर सकते थे और विदेशी व्यापार कर सकते थे। इसलिए सोने के स्वतंत्र आयात निर्यात की इसमें आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि मौद्रिक अधिकारी ही सोने का आयात निर्यात कर सकता था। मौद्रिक अधिकारी जो हर देश में होता है, जैसे भारत का मौद्रिक अधिकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सोने का आयात निर्यात कर सकता था। ऐसी व्यवस्था या मौद्रिक अधिकारी आयात निर्यात कर सकता था, ऐसी व्यवस्था इस स्वर्ण विनिमय मान के अंतर्गत थी। चौथा हम देखते हैं जो स्वर्णमान का रूप है वह है स्वर्ण रिजर्व मान, यानी गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड। यानी सोने को था वो कोष के रूप में या रिजर्व के रूप में रखा जाता था। जब इंग्लैंड ने 1931 में और अमेरिका ने 1933 में और फ्रांस में 1936 में स्वर्णमान को त्याग दिया, तब विनिमय दरों में अस्थिरता आ गई। क्योंकि स्वर्ण के आधार पर विनिमय दर निर्धारित होती थी, लेकिन जो स्वर्णमान को त्यागने के कारण जो विनिमय दर थी वो काफ़ी अस्थिर हो गई। इसमें तब ये स्वर्ण रिजर्व मान अपनाया गया। इसमें क्या होता है कि इसमें एक विनिमय समानीकरण खाता या कोष बनाते हैं देश, यानी एक खाता या कोष सभी देश बनाते हैं जिसमें सोना, स्थानीय मुद्रा और विदेशी विनिमय मुद्रा रखी गई थी। यानी इस कोष में 3 चीज़ें रखी गई थी। एक तो सोना रखा गया था, एक स्थानीय मुद्रा रखी गई थी और एक विदेशी मुद्रा रखी गई थी, ताकि उस कोष में से आवश्यकता होने पर विदेशी मुद्रा निकाली जा सके। इस कोष में से विदेशी विनिमय या सोने के क्रय विक्रय के माध्यम से विनिमय दर को स्थिर रखने का प्रयास किया जाता है। यानी इसमें 3 चीज़ें रखी गई थी। इसका मुख्य कारण यह था कि जो विनिमय दर थी उसमें अधिक उतार चढ़ाव ना हो, उसको स्थिरता बनाए रखा जाता है। यदि सोने में विनिमय करना है तो सोने में कर दो, स्थानीय मुद्रा में विनिमय करना है किस दूसरे देश से तो स्थानीय मुद्रा में कर दो, विदेशी मुद्रा में यदि विनिमय करना है तो विदेशी मुद्रा में कर दो। इससे विनिमय दर में उतार चढ़ाव कम रखने का प्रयास किया गया। सोने का स्वतंत्र आयात निर्यात नहीं किया जाता था। इसमें भी जो है सोने का स्वतंत्र आयात निर्यात नहीं किया था, केवल मौद्रिक अधिकारी ही ऐसा कर सकता था। केवल कोष द्वारा ही सोने का आयात निर्यात विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए किया जा सकता था। तो कोष से एक कोष से दूसरे कोष में ही, दूसरे देश के कोष में ही
जो है सोने का आयात निर्यात किया जा सकता था, जिसके कारण विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखा जा सके। कोष में सोने तथा विदेशी विनिमय की मात्राओं को गुप्त रखा गया, यानी जो भी सोना रखा गया कोष में और जो विदेशी मुद्रा रखी गई उसकी मात्रा कितनी है इसको गुप्त रखा गया, क्योंकि ये गुप्त रखने के कारण उस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। तो कोई देश अपनी बिगड़ती आर्थिक स्थिति को बताने के लिए बताना नहीं चाहता, इसलिए वो उस जो कोष में जो मुद्रा रखी गई थी या विदेशी मुद्रा रखी गई थी उसको गुप्त रखा गया था। इस पद्धति के मार्फत विनिमय दर को स्थिर रखने का प्रयास किया गया। नहीं, इस जो स्वर्ण रिजर्व मान जो अपनाया गया इसको मुख्य उद्देश्य था कि विनिमय दर को स्थिर बनाए रखा जा सके तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इससे वृद्धि हुई। लेकिन इसमें भी कुछ दोष थे, तो इसका भी 1936 व 1939 में इसका अंत हो गया, क्योंकि जो इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने का, उस उद्देश्य में ये स्वर्ण रिजर्व मान सफल नहीं हो पाया, तो इसका भी अंत में त्याग हो गया द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हैं 1939 से प्रारंभ हो गया था, तो उससे पहले ही इसका परित्याग कर दिया गया था। पांचवा जो मान अपनाया था वो था गोल्ड समता मान, गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड। जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब 1944 में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, तो इसमें गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड अपनाया गया, यानी स्वर्ण समता मान। इसमें प्रत्येक देश अपनी मुद्रा का सम मूल्य पार वैल्यू स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में घोषित करता है। यानी इस मान के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें प्रत्येक देश जो होता है वो अपनी अपनी मुद्रा का जो मूल्य है वो स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में घोषित करता है, यानी इतनी मुद्रा के बदले स्वर्ण की इतनी मात्रा दी जा सकती है, जिससे मुद्रा की विनिमय दर को स्थिर रखने में मदद मिलती है। न्यूनतम स्वर्ण रिजर्व रखने की इसमें भी आवश्यकता नहीं होती, यानी इसमें भी सोना रखने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। और प्रत्येक देश को जो रिजर्व का कोटा है जो है वो IMF के पास रखना होता है। अपने जो मुद्रा का जो कोटा है एक निश्चित प्रतिशत कोटा वो IMF के पास रखना होता है। 1 अप्रैल 1978 के IMF के समझौते के अनुसार अब एक देश की मुद्रा के मूल्य को स्वर्ण में घोषित करने की आवश्यकता समाप्त हो गई। ये एक बाद में जो 1978 में एक समझौता हुआ उसमें एक देश अपनी मुद्रा के मूल्य को स्वर्ण में घोषित करने की उसकी अब आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि मुद्राओं का प्रचलन इतना ज़्यादा हो गया कि मुद्रा का जो मुद्राओं से जो विनिमय दर का जो स्थिरता है वो थोड़ी उतार चढ़ाव उसमें कम होने लगे। फलस्वरूप इस स्वर्ण में घोषित करने की मुद्रा के मूल्य का आवश्यकता नहीं रही, तो इसको समाप्त कर दिया गया। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान अब देखते हैं। हमने 5 प्रकार देखे स्वर्ण मान के: स्वर्ण चलन मान, स्वर्ण धातु मान, स्वर्ण चलन मान, स्वर्ण धातु मान, स्वर्ण विनिमय मान, स्वर्ण समता मान और स्वर्ण रिजर्व मान। ये हमने 5 प्रकार के मान देखते हैं। अब ये देखते हैं घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान। यानी जब स्वर्ण मान के अंतर्गत जब मुद्रा या प्रचलित होती है तो उसके अंतर्गत जब विदेशी व्यापार होता है तो उसमें विदेशी व्यापार के तहत किस प्रकार से वो चलता है स्वर्ण मान के अंतर्गत देखते हैं। जी क्राउथर के अनुसार घरेलू स्वर्णमान का संबंध मुद्रा की मात्रा तथा देश में कीमत स्तर से होता है। यानी घरेलू घरेलू जो देश के अंदर जो मुद्रा चलती है उसका जो संबंध होता है वो मुद्रा की मात्रा और देश में कीमत स्तर से होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का संबंध देश की मुद्रा की विनिमय दर से होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान जो चलता है वो उस देश की मुद्रा की विनिमय दर क्या है उसके आधार पर वो चलता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान की स्वचालितता, क्योंकि स्वर्ण मान के अंतर्गत जो विनिमय होता है या चालित जो भुगतान होते हैं एक देश से दूसरे देश को स्वतः चालित होते हैं ऑटोमेटिकली, उसमें किसी प्रकार का नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जैसे हमने देखा कि विश्व युद्ध से पूर्व इसको त्याग दिया गया, 1914 तक इसको त्याग दिया गया था स्वर्णमान को, क्योंकि जो जो देश थे विभिन्न देश अमेरिका और इंग्लैंड के यूरोप के जो विभिन्न देश थे वो
एक दूसरे की जो मुद्राओं पर थी आयात निर्यात पर, इस पर प्रतिबंध लगाने लग गए थे, और बहुत ज़्यादा प्रतिबंध होने के कारण अपनी निर्यात को तो अधिक से अधिक सुविधा दे रहे थे, लेकिन दूसरे देश के आयात पर प्रतिबंध लगाने लग गए थे। इससे वो स्वर्णमान जो था वो ठीक प्रकार से चल नहीं पा रहा था। लेकिन वो ठीक प्रकार से या स्वचालित रूप से कैसे चलता है वो हम देखते हैं कि देश ए और देश बी, दो देश हैं। देश ए में देखते हैं, देश ए में भुगतान संतुलन विपरीत होने पर, और देश बी में देखते हैं भुगतान संतुलन पक्ष में होने पर। जब ये दोनों देश व्यापार करते हैं तो एक देश की स्थिति हम देख रहे हैं कि उसका भुगतान संतुलन, यानी उसके जो आयात है वो ज़्यादा है और निर्यात है जो वो कम है, और दूसरे देश के जो निर्यात ज़्यादा है और आयात उसके कम है। तब ऐसी स्थिति में जब एक देश यानी ये देश का भुगतान संतुलन विपरीत होता है तो वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो स्वर्ण का निर्यात करता है। जब ए देश स्वर्ण का निर्यात करता है तो देश बी में उसी स्वर्ण का आयात होगा, इनफ्लो होगा। एक देश आउटफ्लो करेगा तो दूसरा बी देश इनफ्लो उसमें होगा, क्योंकि दोनों आपस में व्यापार कर रहे हैं। जिससे ए देश में क्या होगा, ए देश स्वर्ण का निर्यात कर रहा है तो ए देश में जो है जो मुद्रा स्वर्ण के साथ जो परिवर्तनीय है, मुद्रा और साख का संकुचन होगा, यानी वहाँ पर मुद्रा और साख की कमी हो जाएगी। साख का मतलब है ऋण की कमी हो जाएगी, जिससे अधिक ऋण से अधिक उत्पादन कार्य किया जा सकता है। तो देश में मुद्रा और साख का संकुचन होगा, और दूसरे देश में यदि स्वर्ण आयात हो रहा है तो वहाँ पर अधिक मुद्रा और साख का विस्तार होगा। इससे ए देश में क्या होगा, देश में मुद्रा और साख संकुचन हुआ है तो उत्पादन और कीमतों में गिरावट आएगी, क्योंकि लोगों के पास मुद्रा नहीं है, और मुद्रा नहीं है तो वो वस्तु की मांग नहीं कर रहे। इससे उत्पादन में गिरावट आ रही, कीमतों में गिरावट आ रही, मंदी की स्थिति बन रही। दूसरे देश में क्या होगा, जहाँ पर मुद्रा साख का विस्तार है बी देश में, वहाँ पर उत्पादन और कीमतों में वृद्धि होगी और मुद्रास्फीति होगी, यानी एक देश में मंदी होगी और बी देश में मुद्रास्फीति होगी। जब ए देश में मंदी है तो उसके आयात भी घट जाएंगे, क्योंकि जब वस्तुओं की मांग नहीं हो रही तो इसके आयात घटेंगे, और निर्यात बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो मांग बाहर होने के कारण वस्तुएं बाहर बेचने लगेंगे। और बी देश में जब कीमतें और उत्पादन में वृद्धि हो रही तो इसके आयात बढ़ जाएंगे और उसके निर्यात घट जाएंगे, क्योंकि वो लोग अधिक वस्तुओं की मांग कर रहे हैं, और इस वस्तु की पूर्ति करने के लिए बी देश आयात बढ़ाता है और निर्यात उसका घट जाता है, यानी आयात उस निर्यात से ज़्यादा हो जाते हैं। ए देश में क्या होता है कि उसके निर्यात जो होते हैं वो आयात से ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो विपरीत भुगतान संतुलन है वो पुनः उसके पक्ष में प्रारंभ कर देता है, भुगतान संतुलन पक्ष में होना प्रारंभ कर देता है। और बी देश में क्या होता है, उसके आयात निर्यात से ज़्यादा होता है तो उसका भुगतान संतुलन जो पहले संतुलित था वो विपक्ष में हो जाता है। तो ए देश से जो पहले स्वर्ण का बहिर्वाह हुआ था, वही स्वर्ण जो होता है वो वापस बी देश से स्वर्ण का बहिर्गमन स्वर्णमान की स्वचालित सिद्ध हो जाती है। बी देश से स्वर्ण का बहिर्गमन वापस ए देश को होता है, और ए देश में स्वर्ण का अंतर प्रवाह होता है, जिससे स्वर्णमान की स्वचालितता सिद्ध हो जाती है, गोल्ड आउटफ्लो में से इनफ्लो तक। यानी इस प्रकार से स्वचालित रूप से जो यदि इसमें किसी प्रकार की कोई नियंत्रण या नहीं लगाया जाए या कोई बाधा नहीं डाली जाए तो स्वर्णमान के अंतर्गत स्वर्ण का स्वतंत्र आयात निर्यात होता है, और जो भुगतान संतुलन या असंतुलन की स्थिति वो अपने आप व्यवस्थित होती रहती है। इसके अंतर्गत हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के मुख्य गुण। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान जो अपनाते हैं उसके मुख्य गुण या उसकी विशेषताएं क्या होती है। पहला, स्वर्णमान वाले देशों को स्वर्ण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय माध्यम तथा मूल्य मापक प्राप्त हो जाता है, यानी इस विनिमय मान के अंतर्गत जो स्वर्ण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का माध्यम और मूल्य मापन का कार्य स्वर्ण के द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के विचार को भी व्यवहारिकता प्राप्त होती है। यानी इससे ऐसा भी लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होनी चाहिए, सभी देशों में चल सके। दूसरा, विनिमय दरों में स्थिरता। विनिमय दरों में स्थिरता होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के अंतर्गत यदि स्वचालित रूप से संचालित करने दिया जाए, नियंत्रण नहीं लगाया जाए तो इसमें विनिमय दरों में स्थिरता अपने आप होती है। तीसरा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण इसमें हो सकता है, क्योंकि इसमें मुद्रा की अधिक मात्रा प्रचलन नहीं रहती, या हम यूँ कह सकते हैं कि मुद्रा की अधिक मात्रा प्रचलन में रहने के लिए अधिक सोने की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिक मुद्रा नहीं होने के कारण मुद्रास्फीति पर भी इसमें स्वतः ही नियंत्रण रहता है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में मददगार साबित होती है, यानी ये स्वर्णमान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं। अब इसके दोष देख लेते हैं।
स्वर्णमान जो हमने पढ़ा उसके 5 प्रकार पढ़े, उसकी सुचालितता पढ़ी, उसके गुण पढ़े और उसके दोष क्या है। दोष में सब सर्वप्रथम दोष है कि मंदी की स्वाभाविक प्रवृत्ति इसका प्रमुख दोष है। यानी इस के अंतर्गत देखते हैं कि इस स्वर्णमान में सोना चलते चलते एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति इसमें हो जाती है। तो इससे जो लोगों के पास, अधिकांश लोगों के पास जो है वो सोना या धातु मुद्रा नहीं रह पाती। इससे मंदी की स्थिति इसमें स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यदि बाजार में किसी कारण से क्रय विक्रय कम हो जाए तो मंदी की स्थिति इसमें बढ़ना प्रारंभ कर देती है। तो इसकी मंदी की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ये इसका एक प्रमुख दोष है। प्रोफेसर जॉन एच विलियम्स ने संकुचन प्रवृत्ति के 2 कारण बताए हैं। पहला, सभी स्वर्णमान देशों के लिए भुगतान शेष का समान आर्थिक महत्व नहीं होता। यानी सभी जो स्वर्णमान के देश हैं वो भुगतान शेष को समान आर्थिक महत्व नहीं देते। यानी वो अपने भुगतान संतुलन या अस्थिरता या भुगतान के संतुलन के विपक्ष में होने को समान आर्थिक महत्व नहीं देते। यदि सभी देश समान आर्थिक महत्व दे तो स्वर्णमान संचालित होगा, लेकिन बड़े देश जो मुख्य रूप से होते हैं वो ऐसा उसको ज़्यादा महत्व नहीं देता। सभी देशों का आर्थिक दृष्टि से समान आकार नहीं होता, और जो सभी देश होते हैं वह आर्थिक स्तर से या दृष्टि से एक समान भी नहीं होते, जिससे स्वर्णमान की सुचालितता संभव नहीं हो पाती। ये इसके जो संकुचन जो प्रवृत्ति होती है, इसमें जो मंदी की प्रवृत्ति, उसके 2 कारण जॉन एच विलियम्स ने बताए। दूसरा है इसमें जो दोष है कि आर्थिक संकट, मंदी, तेजी केवल राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय हो जाती, क्योंकि विभिन्न देशों की मुद्रा स्वर्ण पर आधारित है। इसलिए जो किसी एक देश में मंदी, तेजी आती है तो उसका प्रभाव एक देश में न होकर अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। प्रोफेसर जॉन एच विलियम्स के अनुसार स्वर्णमान एक देश से दूसरे देश में मंदी एवं तेजी के भयानक रोगों को फैलाने का उत्तम साधन है। प्रोफेसर विलियम्स ने मंदी, तेजी की तुलना रोगों से की है जो एक देश से दूसरे देश में फैल सकते हैं स्वर्णमान से। स्वयं संचालकता अपूर्ण थी। युद्ध के पश्चात स्वर्णमान में स्वसंचालकता का भारी अभाव था। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में जो संचालकता थी स्वर्णमान में, बहुत ही उस स्वर्णमान की और स्वतः संचालकता में बहुत ही ज़्यादा अभाव था, इसलिए उसको त्याग दिया गया। चौथा है विनिमय स्थिरता तथा कीमत स्थिरता एक साथ संभव नहीं होती। इससे जो मान है उसके अंतर्गत दोनों चीज़ें एक साथ स्थिर नहीं हो सकती। यदि कीमत स्थिरता चाहिए तो विनिमय स्थिरता नहीं होगी, विनिमय स्थिरता चाहिए तो कीमत स्थिरता नहीं होगी। आंतरिक कीमत स्थिरता के लिए अधिक चिंतित होना ही युद्धोत्तर स्वर्णमान के खंडन का मुख्य कारण था। यानी युद्ध के पश्चात जो स्वर्णमान को त्याग दिया गया उसका मुख्य कारण यही था कि जो आंतरिक कीमत स्थिर था वो अस्थिर हो गया। उसके लिए चिंतित होने लगे देश, उन्होंने इसको त्याग दिया। 5वां है स्वर्ण कोष और सिक्कों के रूप में स्वर्ण का अपव्यय होता था, क्योंकि इसमें सोने के सिक्के और सोने की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, इसलिए सोने का अपव्यय भी इसमें होता था। 6, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के लिए भी अनुपयुक्त है, क्योंकि आर्थिक स्थिर समृद्धि बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में मुद्रा चाहिए, और अधिक मात्रा में मुद्रा निर्माण के लिए अधिक सोने की आवश्यकता थी, लेकिन इसमें अधिक मुद्रा की मात्रा नहीं निकाली जा सकती थी, इसलिए आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के लिए भी अनुपयुक्त था। वर्तमान परिस्थितियों के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त है। यानी वर्तमान जो देश की परिस्थितियाँ हैं उसमें ये पूर्णतः अनुपयुक्त है। केंज के अनुसार प्रबंधित मान वर्तमान की अनिवार्य आवश्यकता है। प्रोफेसर जेम केन्स बताते हैं कि प्रबंधित मान यानी कंट्रोल्ड स्टैंडर्ड वर्तमान की, मैनेज्ड या कंट्रोल्ड स्टैंडर्ड प्रबंधित यानी मैनेज्ड स्टैंडर्ड वर्तमान की अनिवार्य आवश्यकता है। नियोजित अर्थव्यवस्था तथा स्वर्णमान एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक इसका और मुख्य दोष है। चार्ल्स ओ हार्डी ने बताया स्वर्णमान सामाजिक नियंत्रण तथा सामाजिक नियोजन की दशा में विद्यमान विचारधारा के साथ पूर्णतया बेमेल है। यानी इसके अंतर्गत सरकारी नियोजन और सामाजिक नियंत्रण जो भी नहीं किया जा सकता स्वर्णमान के अंतर्गत। ये उन लोगों के विचारों का प्रतीक है जो सोचते हैं कि केवल वही सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती, क्योंकि स्वर्णमान जो था वो इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था, और इंग्लैंड के अंतर्गत जो
इंग्लैंड के जो प्रमुख अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, टी आर माल्थस और डेविड रिकार्डो, वो सभी कहते थे कि जो सरकार को है वह कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए आर्थिक क्रियाओं में या व्यापार में। तो वहाँ पर ये जहाँ पर न्यूनतम प्रशासन की बात कही जाती है वहाँ पर ये स्वर्णमान अधिक सही ढंग से चल सकता है। लेकिन जहाँ पर सरकारी नियंत्रण होता है, समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था और सरकारी नियोजन के अंतर्गत जो योजनाएं बनाई जाती है, विकास योजना, उसके साथ ये पूर्णतया बेमेल है। यद्यपि राज्य की ये विशेषता आरंभ में अच्छाई समझी जाती थी, परंतु आज यही विशेषता बुराई समझी जाती है। यानी स्वर्णमान को जो पहले अच्छा समझाता था उसे अब बुरा समझा जाता है। स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए? यानी इस व्यवस्था जो है, जो स्वर्ण पर आधारित है, संचालित करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि ये एक स्वतंत्र मान है, यानी ये कंट्रोल्ड मान नहीं, सरकार द्वारा इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता या नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। ये लेजिस फेयर स्टैंडर्ड कहलाता है। लेजिस फेयर एक फ्रांसीसी शब्द है, लेजिस फेयर प्रकृतिवादियों द्वारा दिया गया है, प्रकृतिवादी जो अर्थशास्त्री थे उनके द्वारा दिया गया है। तो ये एक स्वतंत्र मान है। क्राउथर ने लिखा है कि स्वर्णमान एक ईर्ष्यालु देवता है। ये तभी कार्य करता है जब एकमात्र इसकी ही साधना की जाए, यदि केवल इसकी पूजा की जाए तभी ये कार्य करेगा, यानी इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। स्वर्णमान के नियमों को स्वर्णमान खेल के नियम भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या शर्तें हैं? पहला है कि स्वर्णमान के स्वर्ण नियम का अनुसरण करना चाहिए। सभी देशों को जब भी सफल होगा ये, जब वो स्वर्णमान के स्वर्ण नियम का अनुसरण करें। यानी सफल संचालन तभी होगा जब विदेशी विनिमय बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ति में स्थायी असंतुलन नहीं हो। स्वर्ण प्रवाह सिद्धांत, क्राउथर। स्वर्णमान का स्वर्ण नियम यह है कि जब देश में स्वर्ण आ रहा हो तो साख का विस्तार करो, और जब सोने का निर्यात हो रहा हो तो साख का संकुचन करो। जैसा कि ऊपर बताया था, ये देश जब सोने का निर्यात कर रहा था, दूसरे देश में जब सोना आ रहा था तो वहाँ पर मुद्रा और साख का विस्तार हो रहा था, और ये देश में मुद्रा और साख का संकुचन हो रहा था। तो यदि ऐसा सभी देश करते हैं तो स्वर्णमान संचालित रह सकता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं करते हैं तो स्वर्णमान संचालित होना संभव नहीं है। दूसरा है स्वतंत्र विदेशी व्यापार होना चाहिए, नहीं विदेशी व्यापार में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तीसरा है लोचदार अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, यानी अर्थव्यवस्था इस प्रकार की हो जिसमें उत्पादन घटाया बढ़ाया जा सके, मुद्रा की मात्रा घटाई बढ़ाई जा सके, लोचदार अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। चौथा है मूल्य मांग की मूल्य सापेक्षता। भुगतान शेष में शीघ्र तथा पर्याप्त संतुलन प्राप्त करने के लिए आयातों और निर्यातों की मांग अत्यधिक मूल्य सापेक्ष होनी चाहिए। यानी मूल्य सापेक्ष का मतलब है कि जो आयात और निर्यात की मांग है वो मूल्य के अकॉर्डिंग तुरंत समायोजित होनी चाहिए, जिससे स्वर्णमान की संचालितता संभव होगी। पांचवा है संतुलित भुगतान शेष या लगभग संतुलित भुगतान शेष होना चाहिए। प्रारंभ में देखते हैं कि लगभग संतुलित भुगतान शेष दो देशों में होना चाहिए, जिससे ये संचालित हो सके। तीसरा, यह मान अपनाए रखने के लिए देश के लिए विदेशी ऋण भी आवश्यक है। यानी जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि सोने का निर्यात करना पड़ता है किसी कारण से, तो उसमें विदेशी ऋण भी प्राप्त करना आसानी से प्राप्त होना चाहिए। यदि आसानी से प्राप्त नहीं होता तो ये स्वर्णमान संचालित नहीं रह सकता। सातवां है स्वर्ण कोषों की यथेष्ट मात्रा तथा समान वितरण। जो देश जो होते हैं वो सोने के जो कोष रखते हैं उसमें जो मात्रा होती है सोने की वो उचित मात्रा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, और मात्रा का समान वितरण करना चाहिए। आठवां है स्थिर स्वर्ण समता दरें, यानी सोने की जो दरें हैं विभिन्न देशों में, जो सोने की दरें हैं वो स्थिर होनी चाहिए, उनमें अधिक उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। यदि सोने की दरों में उतार चढ़ाव होगा तो मुद्राओं में भी उतार चढ़ाव होगा और विनिमय दर स्थिरता नहीं रह पाएगी। नवा है अधिकाधिक देश इसको अपनाएं और इसका व्यापक क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए। यानी ये तभी संचालित हो सकता है जब बहुत से देश इस व्यवस्था को अपनाएं और इसका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए। किसी एक देश और सहयोग करे और दूसरा देश उसका सहयोग नहीं करे तो इसको संचालित नहीं किया जा सकता। 10वां है राजनीतिक अस्थिरता, अच्छे समय का साथी है, अतः राजनीतिक अस्थिरता देश में होनी चाहिए।
अब स्वर्णमान का पतन 1900 से 1914 में स्वर्णमान का स्वर्ण युग था, यानी 1900 लेकर 1914 तक, प्रथम विश्व युद्ध तक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इसमें जो है पतन होना प्रारंभ हो गया। उसके कारण क्या थे? युद्धोत्तर काल में पुनः स्थापित स्वर्णमान के पतन के मुख्य कारण था, सबसे पहला था तीसरा की विश्वव्यापी मंदी। 1929 से लेकर 1933 तक विश्व में जो विश्वव्यापी मंदी थी, जिसे 1930 की विश्वव्यापी मंदी भी कहते हैं, उस मंदी के कारण जो था ये स्वर्णमान मुख्य रूप से उसका जो पतन हुआ इस मंदी के कारण हुआ। दूसरा जो था इसमें नियमों की अवहेलना। जो भी ऊपर नियम बताए गए हैं, जो शर्तें बताई गई है, वो विभिन्न देशों ने उनको नियमों का पालन नहीं किया और उनकी अवहेलना कर दी गई। पहला तो था कि सरकारी हस्तक्षेप बढ़ गया, जबकि अब पर कहा गया है कि इसमें स्वतंत्र संचालन होना चाहिए, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा जो था विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगने के कारण जो है स्वर्ण का स्वतंत्र आयात निर्यात नहीं हो पाया। और बड़े देशों ने क्या किया? स्वर्ण निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी बड़े देशों ने जो अपने पास सोना रख लिया और उसका निर्यात नहीं किया। तो इससे जो स्वर्ण चालिकता थी, स्वर्णमान की वो स्वतः स्वचालितता, वो नष्ट हो गई और लोगों का विश्वास इसमें से उठने लगा और जो बड़े देश थे उनको इसमें लाभ हो रहा था, इसलिए ये विभिन्न देशों द्वारा त्याग दिया गया। दूसरा था कीमत स्तर की स्थिरता को विनिमय दर की स्थिरता से अधिक महत्व देना, यानी इसमें जो आंतरिक जो घरेलू कीमत की स्थिरता थी उसको ज़्यादा महत्व दिया गया, विनिमय दर की स्थिरता को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। इस कारण भी यह संचालित नहीं हो पाया, जबकि दोनों को बराबर महत्व देना चाहिए था। तीसरा है स्वर्ण के अंतर्राष्ट्रीय वितरण में असमानता, यानी स्वर्ण का अंतर्राष्ट्रीय वितरण भी असमान हो गया है उसके कारण। चौथा है अल्पकालीन अंतर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था में शिथिलता, यानी जो अल्पकालीन ऋण थे वो प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। इसके अंतर्गत कोई देश यदि भुगतान संतुलन में सुधार करना चाहता था तो उसको ऋण प्राप्त नहीं हो पाते थे। अल्पकालीन शरणार्थी पूंजी का आतंक, विनियोगों निवेशकों ने जो सोना या पूंजी विदेश में लगाई उस पर प्रतिबंध लगाए गए तो वह शरणार्थी पूंजी बन गई, यानी वो एक देश से हटकर दूसरे देशों की तरफ जाने लगी। तो इसके कारण भी ये संचालित नहीं हो पाया। आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास, इंग्लैंड ने साम्राज्य अधिमान की नीति अपनाई तो अमेरिका ने तटकर असाधारण रूप से बढ़ा दिया, यानी इंग्लैंड और अमेरिका ही या यूरोपीय देश और अमेरिकी देश ही थे जो मुख्य रूप से इस व्यवस्था को अपनाए हुए थे, लेकिन दोनों ने नीतियाँ अपना ली। इंग्लैंड ने साम्राज्य अधिमान की नीति अपना ली और अमेरिका ने तटकर लगा दिया, जिससे आर्थिक राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसका विकास होने लगा और स्वर्णमान संचालित नहीं हो पाया। विभिन्न देशों में राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न होने लगी, और जैसा कि हमने कहा है कि राजनीतिक अस्थिरता में स्वर्णमान अच्छे समय का साथी, बुरे समय का साथी नहीं, तो ये भी एक प्रमुख कारण था। नवा है आंतरिक कीमतों में लोच का अभाव हो गया, यानी आंतरिक कीमतें जो थी वो निरंतर बढ़ती रहने लगी, उनमें लोच का अभाव हो गया। इस कारण भी जो कीमतों में स्थिरता नहीं रही और ये नहीं चल पाया। 10वां है सभी देशों की पारस्परिक निर्भरता चाहिए थी, लेकिन इसमें पारस्परिक निर्भरता खत्म होने लगी, आर्थिक राष्ट्रवाद प्रबल होने लगा और विभिन्न कारणों से ये स्वर्णमान नहीं चल पाया। सन 1929 की महान मंदी अमेरिका के वॉल स्ट्रीट संकट से प्रारंभ हुई थी। अमेरिका में एक जगह वॉल स्ट्रीट शेयर मार्केट है, वहाँ पर वॉल स्ट्रीट संकट से ये प्रारंभ हुई। यहाँ भारी मात्रा में सट्टा खेले जाने के कारण विभिन्न देशों की पूंजी यहाँ आने लगी। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में जो शेयर मार्केट था, सट्टा खेले जाने लगा, विनिमय दरों के ऊपर सट्टा खेले जाने लगा, जिससे विभिन्न देशों की पूंजी यहाँ आने लगी। 1910 में वॉल स्ट्रीट संकट के कारण सटोरियों को भारी हानि उठानी पड़ी, यानी 1910 में भारी हानि उठानी पड़ी। अल्पकालीन ऋणों की वसूली आरंभ होने पर सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया और उसके पश्चात हंगरी, जर्मनी को विदेशी पूंजी के भुगतान पर प्रतिबंध लगाने पड़े। जो इन देशों ने जो ऋण ले रखे थे उनमें जो वसूली प्रारंभ करी इन देशों से, तो उसकी वसूली प्रारंभ होने पर सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया ने, फिर हंगरी ने, फिर जर्मनी ने जो विदेशी पूंजी में जो भुगतान करना था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। विदेशी पूंजी का जो भुगतान करना था या विदेशी ऋण का जो भुगतान करना था उस पर प्रतिबंध लगा दिए। दूसरा हम देखते हैं धातुमान के अंतर्गत ही द्विधातुमान या बायोमेटालिक स्टैंडर्ड, यानी जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें दो धातुओं पर आधारित ये मुद्रामान है, जिसमें मौद्रिक व्यवस्था जो होती है दो धातुओं पर आधारित होती है।
लेकिन केवल एक ही धातु की स्वतंत्र सिक्का ढलाई होती है तो वह लंगड़ाता द्विधातुमान कहलाएगा। यानी है तो दो धातुमान, लेकिन इसमें केवल एक ही धातु की स्वतंत्र ढलाई हो और एक की नियंत्रित ढलाई हो तो वो लंगड़ाता द्विधातुमान कहलाएगा। व्यवहार में सोने और चांदी के टकसाली अनुपात व बाजार अनुपात में लंबे समय तक समानता का पाया जाना कठिन है। द्विधातुमान एक धातुमान में और एक धातुमान में और सस्ती धातु में चलन में रह जाती है। द्विधातुमान चलाया तो जाता है, लेकिन बाद में ये होता है कि उसमें एक ही धातु चलन में रह जाती है और सस्ती धातु जो होती है चलन में रह जाती है। लोग महंगी धातु को संग्रहित करने लग जाते हैं। और जैसे कि इसमें दो धातुएं बताई गई, सोने और चांदी, तो सोने और चांदी में जो टकसाली अनुपात, जो टकसाली दर होती है, विनिमय दर, वो अलग होती है, और जो बाजार की विनिमय दर होती है वो अलग होती है, जिसके कारण ये अधिक समय तक इसमें समानता नहीं रह पाती और ये चल नहीं पाता। तीसरा जो मुद्रा मान है वो वर्तमान में प्रचलित है, जिसको कहते हैं अपन कागजी मान या पत्र मुद्रा मान। कागज में जो मुद्रा चलती है, यानी ऐसी मौद्रिक व्यवस्था है इसमें कागज के सिक्के चलते हैं या कागज के नोट चलते हैं और सिक्के चलते हैं। सिक्के धातु के होते हैं, कागज के नोट चलते हैं। वह प्रणाली जिसमें सरकार अथवा देश की केंद्रीय बैंक अथवा दोनों के द्वारा जारी किए गए कागजी नोट असीमित विधिग्राह के रूप में चलन में होते हैं। साथ ही सिक्के भी टोकन सिक्कों के रूप में चलते हैं। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है, सरकार भी चला सकती है कागजी मुद्रा और केंद्रीय बैंक या दोनों चला सकते हैं। तो इसमें जो कागजी नोट निकाले जाते हैं, केंद्रीय बैंक भारत में देखते हैं बनाया RBI द्वारा या सरकार द्वारा, वित्त मंत्रालय जो 1 रुपये का नोट निकालता है, उसमें देखते हैं कि दोनों ही जो मुद्राएं होती है वह असीमित विधिग्राह होती है। यानी इसमें कोई व्यक्ति इसको स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता, सभी इसको असीमित रूप से ग्राह्य करते हैं। लेकिन जो सिक्के चलते हैं, छोटे सिक्के, वो सीमित विधिग्राह होते हैं। यानी 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के है, उसकी बड़ी मात्रा आप किसी को दें और वो उसको लेने से मना भी कर सकता है। किसी को 10,000 रुपये से 1 1 रुपये के सिक्के में दें तो वो उसको लेने से मना भी करता है। तो 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के सीमित विधिग्राह होते हैं, कुछ मात्रा उसकी अपन दे सकते हैं। प्राचीन समय में चीनियों ने 970 AD में कागज मुद्रा का प्रयोग किया था। चीनियों ने 970 AD यानी 970 ईसा पूर्व, आफ्टर AD, BC बिफोर क्राइस्ट, AD यानी ईसा पश्चात, आफ्टर डेमोनिंग, ईसा के पश्चात 970 AD में जो है कागज का चलन इसने चीन ने किया था। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम कागज का निर्माण हुआ था और चीन में हुआ था, तो चीन ने ही कागजी मुद्रा का प्रयोग किया था सरकार की आज्ञा से। क्योंकि ये मुद्रा चलाई गई थी सरकार की, फिएट यानी आज्ञा को फिएट कहा जाता है इंग्लिश में, तो इस मुद्रा को फिएट मनी कहा गया, यानी राजाज्ञा मनी है, राजाज्ञा मुद्रा कहा गया, फिएट मनी। इसके गुण क्या थे कि ये लोचदार थी, ये मुद्रा जो है लोचदार थी, कितनी भी मात्रा में इस मुद्रा का प्रचलन किया जा सकता था। दूसरा, विपरीत स्थितियों में यह बहुत सहायक थी, यानी विपरीत परिस्थितियों में इस ज़्यादा मुद्रा निकाल कर अपना कार्य चलाया जा सकता था सरकारों द्वारा। तीसरा, विनिमय स्थिर रखने में आसानी होती थी, विनिमय दर स्थिर रखने में इस मुद्रा से आसानी होती थी। और चौथा था कि स्वर्ण बचतकारी किफ़ायती मुद्रा थी, यानी इसमें सोने का कम से कम प्रयोग कोष के रूप में प्रयोग होता था, जिसलिए सोने की बचत करती थी और किफ़ायती मुद्रा ये कही गई। अब इसके दोष क्या है, यदि कागज की मुद्रा को मांग से ज़्यादा प्रचलन में ले आए तो मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा मुद्रा आ जाएगी। बहुत ज़्यादा मुद्रा यदि लोगों के पास आएगी तो लोग वस्तुओं और सेवाओं की बहुत ज़्यादा मांग करने लग जाएंगे, और जब वो मांग करेंगे तो उत्पादन तुरंत ही नहीं बढ़ाया जा सकता, उत्पादन बढ़ाने में कुछ समय लगता है। ऐसी स्थिति में कीमतें जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मांग से ज़्यादा यदि मुद्रा निकालेंगे तो मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न होगी। नियंत्रित रूप से मुद्रा की मात्रा को सरकार बढ़ा सकती है, यदि उत्पादन भी बढ़ता रहे तो नियंत्रित रूप से यदि सरकार मुद्रा की मात्रा को बढ़ाए तो उससे मुद्रास्फीति की भयंकर दशा उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा है, किसी धातु से जुड़ी न होने के कारण दो देशों की मौद्रिक व्यवस्थाओं में संपर्क स्थापित करना कठिन होता है। यानी ये जो मुद्रा जो निकाली जाती कागज मुद्राएं धातु से जुड़ी नहीं होती, हालांकि इसके पीछे कोई देश धातु, स्वर्ण धातु का कोष रख सकता है, लेकिन धातु से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी नहीं होती, इसलिए इसमें
दो देशों की मौद्रिक व्यवस्थाओं में जो संपर्क स्थापित करना वो कठिन हो जाता है, जिससे विनिमय दर में भारी उतार चढ़ाव इसमें आने का भय रहता है। तीसरा है कि आंतरिक से बाहरी और बाहरी से आंतरिक स्थिरता इसमें उत्पन्न होती है, यानी देश के अंदर यदि कीमतों में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी तो बाहरी विनिमय दर में अस्थिरता इसमें उत्पन्न हो जाएगी। चौथा है लचीली व्यवस्था होने के कारण इस प्रणाली के राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है, यानी कोई सरकार होती है अधिक मात्रा में नोट का निर्गमन कर सकती है तो राजनीतिक दुरुपयोग भी इस प्रणाली का हो सकता है। नोट निर्गमन के सिद्धांत या विधियां क्या हैं, यानी नोट जो निकाले जाते हैं उसके सिद्धांत क्या हैं। मुख्य रूप से दो सिद्धांत हैं। पहला देखते हैं करेंसी सिद्धांत। करेंसी सिद्धांत में जो नोट निकाले जाते हैं वो इससे संबंधित है। सुरक्षा को आधार मानकर जन विश्वास हो, लेकिन जन विश्वास के लिए 100% धातु कोष रखना आवश्यक है। करेंसी सिद्धांत में होता है कागज के नोट निकाले जाते हैं क्योंकि वो सुरक्षित होते हैं, एक रखने के लिए, विनिमय के लिए सुरक्षित होते हैं, उनमें जन विश्वास होता है। लेकिन इस जन विश्वास को बनाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है कि उस मुद्रा के पीछे 100% धातु कोष रखना पड़ता है, यानी जितनी मुद्रा निकाली जाती है उतने प्रतिशत का उसके पीछे धातु कोष रखना पड़ता है, जब भी उस मुद्रा में जनता का विश्वास हो पाता है। दूसरा है बैंकिंग सिद्धांत। बैंकिंग सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, आंशिक धातु कोष रखना पड़ता है, यानी मुद्रा का जो 100% कोष रखना पड़ता था उसको घटाकर 25% या 30% भी रखा जा सकता है, यानी 100 रुपये 100% यदि मुद्रा निकाली जाती है तो पीछे 25% धातु कोष रखा जा सकता है। बैंकिंग सिद्धांत लचीली इसमें मुद्रा होती है, देश की आवश्यकता अनुसार इसका संचालन किया जा सकता है। कागजी मुद्रा ये होती है। सिद्धांत अधिक सार्थक। वर्तमान में जो निकाले जाते हैं मुद्रा जो निकाली जाती है कागजी मुद्रा, वो न्यूनतम धातु कोष पर निकाली जाती है। तो ये बैंकिंग सिद्धांत जो है वर्तमान में अधिक प्रचलित है, क्योंकि करेंसी सिद्धांत में तो 100% धातु कोष रखना पड़ता है, इसमें सोने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसमें कम आवश्यकता पड़ती है। नोट निर्गमन की 4 विधियां हैं, 4 तरीके से नोट निर्गमन किया जा सकता है किसी देश में, या 4 विधियां बताई गई हैं। अधिकतम प्रत्यय निर्गम प्रणाली, मैक्सिमम फिड्यूशियरी इश्यू सिस्टम, यानी अधिकतम सीमा रखी जाती है, इसमें कोष की सीमा जो है वो अधिकतम रखी जाती है। नोट निर्गम की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है, इसमें मैक्सिमम लिमिट निर्धारित कर देते कि इतने नोट निकाले जाएंगे, और फिर सीमा का निर्धारण करने के पश्चात उसके पीछे 100% रिजर्व रखना पड़ता है धातु का। यानी पहले तो सबसे पहले इसमें डिसाइड करते हैं अधिकतम प्रत्यय निर्गम प्रणाली में कि कितनी नोट निकालने हैं, उसके पीछे उतना ही 100% कोष रखना पड़ता है। फ्रांस में 1870 से 1928 और इंग्लैंड में 1939 में और जापान में 1941 में अपनाई गई थी ये प्रणाली, अधिकतम प्रत्यय निर्गम प्रणाली। दूसरा स्थिर प्रत्यय निर्गम प्रणाली, फिक्स्ड फिड्यूशियरी इश्यू सिस्टम। नोटों की एक स्थिर मात्रा का निर्धारण किया जाता है, मात्रा से अधिक निर्गम करने हेतु 100% रिजर्व रखा जाता है। इसमें ऐसा होता है कि पहले एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड कर लिया जाता है कि हमें 500 करोड़ के नोट निकालने हैं या 1000 करोड़ के नोट निकालने हैं। उसके बाद यदि उससे ज़्यादा नोट निकालने पड़ जाए तो उसके लिए फिर 100% रिजर्व रखना पड़ता है। पहले जो फिक्स किया गया उसके लिए रिजर्व रखने की आवश्यकता नहीं होती। इंग्लैंड में पील एक्ट के तहत 1844 से 1939 तक इस व्यवस्था को अपनाया गया था। भारत ने इसे 1861 के अधिनियम के तहत अपनाया। भारत ने भी इसको अपनाया था 1861 के अधिनियम के तहत। इस प्रणाली के गुण क्या है कि इसमें सुरक्षा होती है, इसमें अति निर्गमन का भय भी नहीं होता है क्योंकि स्थिर मात्रा निर्धारित की जाती। आवश्यकता पड़ने पर या विकट स्थितियों में अधिक मात्रा निकाली जाती है तो इसमें अधिक निर्गम का भय नहीं होता। तीसरा, इसमें जन विश्वास भी होता है। दोष है कि लोच का अभाव, ये लोचपूर्ण प्रणाली नहीं, क्योंकि हमने फिक्स्ड मात्रा निर्धारित कर दी, उसके ज़्यादा यदि मुद्रा निकालनी है तो फिर हमें उसके लिए पहले सोने का कोष रखना पड़ेगा, तो इसके लिए तुरंत ही मुद्रा नहीं निकाली जा सकती, तो इसमें लोच का अभाव होता है। दूसरा, इसमें सुविधा का भी अभाव होता है। तीसरा, ये भी अपव्यय प्रणाली, क्योंकि अधिक मुद्रा निकालने के लिए अधिक धातु कोष रखना इसमें पड़ेगा। चौथा, मुद्रा की आवश्यकता अधिक होने से मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। वर्तमान में जो राज्यों या देशों के जो आर्थिक कार्य में निरंतर बढ़ते जाते हैं तो स्थिर मात्रा में यदि नोट निकाले जाएँ
तो वो मौद्रिक आवश्यकता जो है वो देश की आवश्यकता, आर्थिक क्रियाओं की आवश्यकता के अनुसार पूरी नहीं हो पाती। तीसरी एक प्रणाली है वह है आनुपातिक निधि पद्धति, प्रोपोर्शनेट मेथड। इसमें क्या है, कानूनन 40% स्वर्ण कोष और 60% सरकारी प्रतिभूतियां रखी जाती है। यानी जो मुद्रा निकाली जाती है उसके पीछे कोष में 40% तो सोना रखा जाता है और 60% अतः गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज रखी जाती है। अतः 100 रुपये छापने हेतु 40 रुपये का सोना रखना पड़ेगा और 60 रुपये के मूल्य वाली अधिकृत प्रतिभूतियां कोष में रखी जाएगी। सर्वप्रथम जर्मनी ने 1875 में इसे अपनाया था। भारत ने 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने इसे अपनाने का सुझाव दिया था। भारत में हिल्टन यंग कमीशन जो 1926 में आया था उसने इसे अपनाने का सुझाव दिया था। 1956 में आनुपातिक से न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर भारत आया। यानी भारत भी 1956 तक आनुपातिक निधि पद्धति अपनाता था, लेकिन 1956 के बाद में ये न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर आ गया, जो आगे हम चलकर देखेंगे। गुण क्या है कि थोड़ा धातु कोष इसमें रखना पड़ता है, ज़्यादा धातु कोष नहीं रखना पड़ता। ऊपर हमने देखा कि 100% कोष रखना पड़ता है, इसमें 40% ही कोष रखना पड़ता है। और इसमें लोच मितव्ययता रहती है क्योंकि कितनी मात्रा में मुद्रा निकाली इसमें जा सकती है। दूसरा है परिवर्तनशीलता को बनाए रखना संभव है। यानी परिवर्तनशीलता भी इसमें बनाए रखी जा सकती है। यानी मुद्रा को परिवर्तनीय किया जा सकता है सोने में या प्रतिभूतियों में। मुद्रा प्रसार पर भी इसमें रोक लगती है, तो ये इसके गुण हैं। यानी मुद्रास्फीति पर रोक लगती है। दोष क्या है, अनावश्यक धातु कोष धातु कोष में बेकार पड़ी रहती है। यानी इसमें 40% जो भी स्वर्ण रखा गया वो कभी यूज़ में नहीं आता, क्योंकि सरकार, जनता को विश्वास होता है कि सरकार ने इसके पीछे कोष रख रखा है, लेकिन वो इतना कभी यूज़ में नहीं आता, इसलिए वो कोष बेकार पड़ा रहता है। वो 40% कोष भी बहुत ज़्यादा होता है सोने का। दूसरा, मुद्रा संकुचन करना इसमें कठिन होता है। यानी इस बार इसमें क्योंकि असीमित मात्रा में इसमें मुद्रा निकाली जा सकती है, इसलिए मुद्रा संकुचन करना इसमें कठिन हो जाता है और परिवर्तनशीलता व्यवहारिक नहीं होती है। अब है चौथा है आंशिक अनुपात निधि पद्धति। आंशिक निधि पद्धति का एक संशोधित रूप है आंशिक अनुपात निधि पद्धति। इसमें धातु कोष का कुल पत्र मुद्रा के साथ अनुपात निर्धारित करने के साथ साथ उसकी न्यूनतम मात्रा भी निर्धारित कर दी जाती है। यानी इसमें क्या किया जाता है कि एक रेशो निर्धारित किया जाता है कि इतना धातु होनी चाहिए और इतना मुद्रा होनी चाहिए, कागज़ के नोट होने चाहिए, उसका अनुपात निर्धारित किया जाता है और साथ में न्यूनतम मात्रा में निर्धारित कर दी जाती है। यानी इसकी मुद्रा की इतनी मात्रा या कोष की इतनी मात्रा रहेगी, न्यूनतम मात्रा भी निर्धारित कर दी जाती है। निर्धारित आनुपातिक कोष में बहुमूल्य धातुओं के अतिरिक्त विदेशी प्रतिभूतियों को भी शामिल किया जाता है। यानी एक इसमें जो कोष बनाया जाता है उसमें मूल्यवान धातुओं के अतिरिक्त जो विदेशी सिक्योरिटीज़ है, विदेशी प्रतिभूतियाँ, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। गुण क्या है, आनुपातिक निधि पद्धति के सभी लाभ इसमें भी आ जाते हैं। इसमें धातु की बचत होती है। दोष है कि आनुपातिक निधि पद्धति के सभी दोष इसमें आ जाते हैं। दूसरा, विदेशों में कोषों का रखना और विनियोग करना असुरक्षित रहता है। यानी इसमें जो कोष रखे जाते हैं जो विदेशी विनिमय जो प्रतिभूतियाँ रखी जाती है इसमें जो विनियोग करना जो असुरक्षित रहता है। पांचवा है न्यूनतम निधि प्रणाली। भारत में यही प्रणाली आजकल वर्तमान में प्रचलित है। न्यूनतम निधि का मतलब है कम से कम कोष रखा जाना। धातु कोष की न्यूनतम निधि रखकर मुद्रा अधिकारी कितनी भी मात्रा में नोट जारी कर सकता था। यानी इसमें जो धातु रखी जाती है वो न्यूनतम रखी जाती है और कितनी भी मात्रा में इसमें नोट चलाए जा सकते हैं। मौद्रिक अधिकारी यानी आरबीआई, भारत के संदर्भ में यदि कहें तो भारत में आजकल यही पद्धति प्रचलित है। 1956 में भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम के अनुसार विदेशी विनिमय रिजर्व की मात्रा 400 करोड़ रुपए, यानी जो कोष रखा जाता था उसमें विदेशी विनिमय या रिजर्व या जो मुद्रा रखी जाती थी वो 400 करोड़ की रखी जाती थी और सोने के सिक्के और धातु की मात्रा थी उसमें 115 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर 515 करोड़ रुपए का न्यूनतम निर्धारित कोष निर्धारित किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, सोने की मात्रा का पुनर्मूल्यांकन करने पर, यानी सोना जो रखा गया उसकी मात्रा का पुनर्मूल्यांकन उसमें किया और
मूल्य करने पर इसे 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 115 करोड़ रुपए पर लाना संभव हो गया था। यानी सोने का इसमें पुनर्मूल्यांकन इसमें कर दिया गया था। और जो पुनर्मूल्यांकन करने के बाद में जो व्यवस्था अपनाई गई थी, बाद में रिजर्व बैंक द्वितीय संशोधन अधिनियम 1957 के अनुसार सोने के सिक्के, स्वर्ण धातु और विदेशी प्रतिभूतियों की कुल राशि न्यूनतम 200 करोड़ रुपए कर दी गई। यानी सोने के सिक्के और विदेशी प्रतिभूतियों की जो राशि थी वो 200 करोड़ रुपए कर दिए गए, जिसमें 200 करोड़ रुपए के अंतर्गत इसमें सोने के सिक्के और धातु का न्यूनतम मूल्य जो रखा गया 115 करोड़ रुपए और शेष न्यूनतम मूल्य 85 करोड़ रुपए का विदेशी प्रतिभूतियों के लिए रह गया। यानी 85 करोड़ रुपए की इसमें विदेशी प्रतिभूतियां थी और 115 करोड़ रुपए का उसमें सोने और धातु के सिक्के थे। 115 और 85 वर्तमान में 200 करोड़ रुपए के कोष के आधार पर जो मुद्रा प्रचलन में केंद्रीय बैंक द्वारा चलाई जा रही है, रिजर्व बैंक द्वारा। तो वर्तमान में न्यूनतम कोष पद्धति या न्यूनतम निधि प्रणाली भारत में अपनाई जा रही है। 1956 से इसे अपनाया जा रहा है। 1956 में अपनाया। 1957 में जो था विदेशी मुद्रा की विदेशी विनिमय की जो प्रतिभूतियाँ थी या मुद्रा थी, उसको 400 करोड़ रुपए से घटाकर 85 करोड़ रुपए कर दिया गया। गुण क्या है कि ये जो प्रणाली है ये सरल है। दूसरा, इसमें जन विश्वास भी रहता है क्योंकि 115 करोड़ रुपए का इसमें सोना रखा गया है। तीसरा, मुद्रा प्रसार का इसमें भय नहीं होता, यानी इसमें नियंत्रित रूप से आरबीआई जो है वो मुद्रा का प्रचलन करता है। चौथा है, पत्र मुद्रा परिवर्तनशील होती है, यानी इसके अंतर्गत जो मुद्रा रखी जाती है, क्योंकि विदेशी विनिमय मुद्रा भी इसमें रखी गई है, तो वो दूसरी मुद्रा में परिवर्तनशील भी होती है। दोष, इसमें भी लोच का नितांत अभाव रहता है, यानी इसको भी लोचशीलता का इसमें अभाव रहता है। दूसरा, धातुएं कोष में बेकार पड़े रहने के कारण अपव्यय होता है। 115 करोड़ का सोना जो बेकार पड़े रहने के कारण उसका अपव्यय होता है, लेकिन सरकार को ये रखना पड़ता है ताकि जो जनता का विश्वास है वो उसमें से उठे नहीं। तीसरा है, वर्तमान परिस्थितियों में ये अव्यवहारिक है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसको अव्यवहारिक माना जाता है। छठा, इसमें हम देखते हैं जो मुद्रा जारी करने की व्यवस्था है वो है कोषागार विपत्र जमा पद्धति। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि धातु कोष इसमें नहीं रखा जाता। नोटों का निर्गमन कोषागार विपत्रों अथवा सरकारी बॉन्ड्स के आधार पर किया जाता है। यानी नोट का निर्गमन जो किया जाता है वो ट्रेजरी बिल्स के आधार पर। कोषागार विपत्र का मतलब ट्रेजरी बिल्स के आधार पर और सरकारी बॉन्ड के आधार पर, इसमें जो सरकार जो बॉन्ड देती है उसके आधार पर इसमें मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। धातुएं इसमें नहीं रखे जाते। ये बॉन्ड सरकार के अल्पकालीन प्रतिज्ञा पत्र होते हैं जिससे मुद्रा की सुव्यवस्था और नियंत्रण रहता है। यानी जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं वो उसमें सरकार अल्पकालीन प्रतिज्ञा देती है कि निश्चित समय के बाद में इसे भुनाया जा सकता है या इससे मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। 1902 से 1905 में भारत में इसे अपनाया गया था, लेकिन शीघ्र ही त्याग दिया गया। 3 साल में ही देख रहे हैं आप। 1913 में यूएसए में इसे अपनाया गया था, लेकिन वहाँ भी इसको त्याग दिया गया। अब इस व्यवस्था में क्या गुण है कि मुद्रा क्योंकि प्रचलन में नहीं रहती और सरकारी बॉन्ड के आधार पर प्रचलन में रहती है, तो मुद्रास्फीति का बहस में नहीं होता। दूसरा, कोष में धातु रखने की आवश्यकता नहीं रहती, तो व्यर्थ धातुएं भी धातुएं भी व्यर्थ नहीं होती। दोष है कि इसमें विश्वास नहीं होता जनता का। जनता इसमें विश्वास नहीं कर पाती क्योंकि इसके पीछे कोई धातु नहीं रखी जाती, मूल्यवान धातु, जिससे विश्वास उत्पन्न नहीं होता। इसमें भी लोच का अभाव है क्योंकि असीमित मात्रा में या आवश्यकता अनुसार मुद्रा की मात्रा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तीसरा, क्योंकि मुद्रा अधिकारी अपनी पूंजी व कोष की मात्रा से अधिक मूल्य के परिपत्र सरकार से प्राप्त नहीं कर सकता है। ये मुद्रा अधिकारी वो अपनी पूंजी और कोष मात्रा से अधिक मूल्य के जो परिपत्र है वो सरकार से प्राप्त नहीं कर पाता, तो इसमें जो मुद्रा प्रणाली वो सीमित सी बन जाती है। इस प्रकार आज हमने विभिन्न प्रकार की
जो मौद्रिक मान है उनके बारे में हमने पढ़ा। पहले स्वर्ण धातु मान के बारे में पढ़ा, फिर द्विधातु मान के बारे में पढ़ा और कागजी मान के बारे में पढ़ा। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि मुद्रा मूल्य क्या होते हैं, मुद्रा मूल्य से सामान्य मूल्य पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, और सामान्य कीमत स्तर से निर्देशांक जो होते हैं वो सामान्य मूल्य स्तर को किस प्रकार प्रदर्शित करने में सहायक होते हैं। धन्यवाद।